हेलो दोस्तों, स्टडी आइकॉन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ 4 मई 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे, जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने तीसरे चरण के लॉकडाउन को बढ़ाकर कब तक कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 17 मई। अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। गृह मंत्रालय ने देश में 3 मई 2020 तक जारी लॉकडाउन को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 4 मई से 2 और सप्ताह के लिए आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया। इस प्रकार अब लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों को विनियमित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए, जो देश में जिलों को रेड, हॉटस्पॉट, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बदलने के जोखिम पर आधारित होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के दिशा निर्देशों के अनुसार किन्हें कहा जाता है रेड, हॉटस्पॉट, ग्रीन और ऑरेंज जोन? अब इसके बारे में जानते हैं। ग्रीन जोन वे जिले होंगे जहां अब तक एक भी कोरोना मामले की पुष्टि ना हुई हो या पिछले 21 दिनों में कोई मामला ना आया हो। किसी जिले को रेड जोन में तब्दील संक्रमित मामलों की कुल संख्या पॉजिटिव आए मामलों के दुगने होने की दर जिलों की टेस्टिंग और निगरानी प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। ऐसे जिले जिन्हें ना तो रेड और ना ही ग्रीन घोषित किया गया है, उन्हें ऑरेंज जोन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। वर्गीकृत किए गए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को MOHFW द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साप्ताहिक आधार पर या पहले अथवा आवश्यकता अनुसार साझा किया जाएगा। हालांकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इनके अलावा किसी भी जिले को रेड और ऑरेंज जोन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन वे MOHFW द्वारा सूचीबद्ध किए गए जिले के वर्गीकरण को रेड या ऑरेंज जोन की सूची में अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 2 मई। दोस्तों, यह ट्यूना फिश, इनके ही नाते विश्व ट्यूना दिवस मनाया जाता है। हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसे पहली बार साल 2017 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में कई देशों खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों ही के लिए ट्यूना फिश पर निर्भर है। वर्तमान में 96 से अधिक देशों में ट्यूना मछली पालन किया जाता है और इनकी क्षमता लगातार बढ़ रही है। अब क्या है ट्यूना डे, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में जानते हैं। वर्ल्ड ट्यूना डे का इतिहास क्या है जानते हैं। विश्व ट्यूना दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2016 में 71/124 के प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से अपनाने के बाद घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य संरक्षण प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट करना और सुनिश्चित करना था। ट्यूना स्टॉक को खराब होने से रोकने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता है। इसी कारण 2 मई 2017 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया, वह क्या थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सामाजिक कार्यकर्ता। दोस्तों, ये हैं डेनिस गोल्डबर्ग, इनका ही अभी हाल ही में निधन हो गया। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। वह दिवंगत दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सहयोगी थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी मुक्ति संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के सैन्य विंग उमाखंतो वी सिजबे के एकमात्र श्वेत सदस्य थे। डेनिस गोल्डबर्ग को रंग भेद के खिलाफ
ANC की लड़ाई में शामिल होने के लिए 22 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई थी और वे 22 साल तक राजधानी प्रिटोरिया में जेल में रहने वाले एकमात्र श्वेत व्यक्ति थे। इसके अलावा श्वेत अल्पसंख्यक सरकार द्वारा जबरन उत्पीड़न की जातिवादी व्यवस्था थी। उन्हें 1985 में जेल से रिहा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के द्वारा अतुल्य नामक माइक्रोवेव स्टरलाइजर विकसित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 डाइट पुणे। अब जानते हैं क्या है डाइट। पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी अर्थात डाइट द्वारा अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर विकसित किया गया। माइक्रोवेव स्टरलाइजर अतुल्य 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस का विघटन करेगा। माइक्रोवेव स्टरलाइजर अतुल्य सिस्टम का वजन लगभग 3 किलोग्राम है और इसका उपयोग केवल गैर मेटेलिक वस्तुओं के स्टरलाइजेशन के लिए किया जा सकता है। इस सिस्टम का मानव प्रचालक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया एवं इसे सुरक्षित पाया गया। इसे पोर्टेबल या फिक्स्ड इंस्टॉलेशन में प्रचालित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, CSIRO ने वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणुशोधक मशीन विकसित की। केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 डॉक्टर हर्षवर्धन। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के वैज्ञानिक उपकरण संगठन चंडीगढ़ ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणुशोधन मशीन तैयार की है। इस नवीन तकनीक को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रभावी कीटाणुशोधक और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए विकसित किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणुशोधन मशीन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत पर काम करती है और सूक्ष्म जीवों और वायरस को खत्म करने के लिए कीटाणुनाशक की समान और बारीक स्प्रे बूंदों का उत्पादन करता है। इस प्रकार यह बहुत प्रभावी ढंग से कोरोना वायरस और रोगाणुओं को खत्म कर देता है या उसे फैलने से रोकने में सक्षम है। इस तकनीकी को CSIRO ने व्यावसायीकरण और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए नागपुर की एक कंपनी राइट वाटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किसने अभी हाल ही में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 गिरधर अरमाने। दोस्तों ये हैं गिरधर अरमाने। इन्होंने ही परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। अब इनके बारे में जानते हैं। गिरधर अरमाने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमति मिलने के बाद की गई। उन्हें संजीव रंजन की जगह नियुक्त किया गया, जिन्हें शिपिंग मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। गिरधर अरमाने आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। MORTH के सचिव के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वह कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा उन्होंने 2012 से 2014 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। वे आंध्र प्रदेश सरकार में विभिन्न पदों पर भी काम कर चुके हैं। अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने अभी हाल ही में MSME अर्थात माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 अरविंद कुमार शर्मा। दोस्तों ये है अरविंद कुमार शर्मा। इन्होंने ही MSME मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब इनके बारे में जानते हैं। अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया। उनकी नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। MSME मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभालने से पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात PMO में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। अरविंद कुमार शर्मा गुजरात कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं तथा वे गुजरात सरकार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 49 वस्तुओं के लघु वन उपज
अर्थात माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अर्जुन मुंडा। केंद्र सरकार ने 49 वस्तुओं के लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की घोषणा की है। लघु वन उपज के विभिन्न मदों के बीच MSP वृद्धि 16% से 66% के बीच है। लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत गठित मूल्य निर्धारण सेल द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार संशोधित किया जाता है। नवीनतम मूल्य निर्धारण से जनजातीय संग्रहकर्ताओं की आजीविकाओं को जरूरी सहायता मिलने की संभावना है, क्योंकि यह कम से कम 20 राज्यों में गौण जनजातीय उपज की खरीद को तत्काल और बेहद आवश्यक गति प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रोफेसर को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेस के मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 शोभना नरसिम्हन। दोस्तों ये है शोभना नरसिम्हन, इनको ही अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेस के मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया। वह वर्तमान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई की प्रोफेसर हैं। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने नैनो मटेरियल्स के तर्कसंगत डिजाइन पर महत्वपूर्ण काम किया है और जांच की कि कैसे आयाम में कमी लाने और आकार को छोटा करने में भौतिक गुणों पर प्रभाव पड़ता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा उन विद्वानों और नेताओं को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने विज्ञान, कला, मानविकी और सार्वजनिक जीवन में खुद को उत्कृष्ट साबित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्यों की पिछली सूची में चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन और नेल्सन मंडेला जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान सभा ऐप किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 CSIR। CSIR अर्थात केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसान सभा नामक एक ऐप विकसित किया। इस एप्लीकेशन को कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में लॉन्च किया गया पोर्टल कृषि से संबंधित हर इकाई के लिए एकमात्र पड़ाव होगा, जो किसानों को फसलों की बेहतर कीमत को दिलाने, मंडी डीलर से बात करना जो अधिक किसानों या ट्रक ड्राइवरों से जुड़ना चाहते हैं और बार बार मंडियों से खाली जाने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए मददगार साबित होगा। क्या है किसान सभा ऐप, इसके बारे में जानते हैं। किसान सभा ऐप का मुख्य उद्देश्य किसानों को सबसे किफ़ायती और समय पर लॉजिस्टिक सहायता मुहैया कराना। यह किसानों को सर्वोत्तम संभव कीमतों पर उनकी उपज का समय पर वितरण प्रदान करके मदद करना। इसका उद्देश्य बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करके और सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जुड़कर उनके लाभ को बढ़ाना है। यह निकटतम मंडियों की उपज मूल्यों की तुलना करके सस्ती कीमतों पर मालवाहक वाहन की बुकिंग करके फसलों का सर्वोत्तम बाजार दर प्रदान करके साथ साथ उन्हें अधिकतम लाभ प्रदान करना है। अब केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। अगला क्वेश्चन है, किसने ई बुक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड नामक शीर्षक का विमोचन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 प्रहलाद सिंह पटेल। दोस्तों ये है प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने ही प्रोफेसर बीबी लाल इंडियन रेडिस्कवर्ड नामक शीर्षक का विमोचन किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड शीर्षक का विमोचन किया। यह ई बुक महान पुरातात्विक प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च की गई है। प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड शीर्षक ई बुक को प्रोफेसर बीबी लाल शताब्दी समारोह समिति ने संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर पूरा किया है। यह पुस्तक एक शताब्दी विशेष संस्करण है और जो पुरातत्व के क्षेत्र में उनके बेशुमार योगदान को संस्कृति मंत्रालय की ओर से सम्मान है।
दोस्तों आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे द्वारा दिए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कम समय में आप इस वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक, फिर हम कल आपसे मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।